सभी को नमस्कार। हमारे ग्रेड थर्ड क्रेश कोर्स में आज हम बुद्धि टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है। साइकोलॉजी में सबसे यदि कोई फैक्चुअल टॉपिक होता है वो इंटेलिजेंस बुद्धि होता है और बहुत सीधे प्रश्न आते हैं। यदि अपन लास्ट ग्रेड थर्ड का पैटर्न देखें तो यहाँ से लगभग प्रश्न तो बुद्धि लब्धि के सूत्र पे बहुत प्रश्न आए, या बुद्धि लब्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक पूछ लिया, थ्रस्टन के समूह कारक पे प्रश्न पूछ लिया, वेक्सलर की डेफिनेशन के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, या परीक्षण पे प्रश्न पूछ लिया। तो एकदम फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब एक बार आपको दो बार आपको याद करके जाना है इस टॉपिक को। जो मेन मेन चीजें मैं आपको बताऊं उनको एक बार रिपीट कर जाना, प्रश्न बाहर नहीं आएगा ये मान के चलिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, मैं जहां तक समझ पाया हूं साइकोलॉजी के टॉपिक्स में। तो अपन बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की, और जो मैं चीजें बताऊं उनको एक बार सरसरी तौर के ऊपर देख लीजिएगा। पहला मैंने जो इसमें डाला है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता किसने कहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने कहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको टाइम हो तो देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धि समायोजन की योग्यता स्पेशली याद रखना रोस ने कहा था। बुद्धि सीखने की योग्यता स्पेशली बंकीघम ने कहा था। और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता स्पेशली टर्मन ने कहा था। ये तीन वर्ड जरूर याद रख लेना। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है, सब नहीं पढ़नी आपको। अल्फ्रेड बी ने आई हुई है, बुद्धि ज्ञान आविष्कार आलोचना करने की योग्यता है, छोड़ सकता है। स्टर्नबर्ग ये भी कोई टाइम आई हुई है लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता। वुडवर्थ कार्य करने की विधि। वेक्सलर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो क्रेश कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं किस तरह में, तो मुख्य मुख्य चीजें पढ़ के जानी और क्या पता वहां से हो जाए। तो बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और जिसके सहारे वो समायोजन स्थापित करता है। ये सार्वजनिक योग्यता, इतना वर्ड याद कर लेना बस आप। वेक्सलर जिन्होंने विचलन बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। कोलसेनिक अनुकूलन करने की योग्यता का है, छोड़ सकते हैं। रॉबिन्सन भी छोड़ सकते हैं। थ्रस्टन कोई टाइम में पीटीआई सेकंड में आई है, बुद्धि विभिन्न वस्तु तथा विचारों में जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। बोरिंग भी आई हुई है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो ये आई हुई डेफिनेशन है, इसमें आप लास्ट शॉर्ट एंड स्वीट बोरिंग देख सकते हैं, वेक्सलर देख सकते हैं, अल्फ्रेड बिने, और ऊपर वाले में समायोजन की योग्यता रोस है, अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन है, और सीखने की योग्यता बंकिघम है। बुद्धि की विशेषता की बात करें, इसमें लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक सीखने की प्रकृति पे। जो 4 बिंदु आपको स्पेशली याद रखने हैं। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, अर्जित नहीं है, आपके जन्म के साथ आती है। बुद्धि वंशानुक्रम वातावरण दोनों का गुणनफल होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था तक हो जाता है, मतलब 16 वर्ष तक लगभग बुद्धि का विकास मान लिया जाता है। बुद्धि सभी प्रकार की मानसिक योग्यताएं, चाहे वो अमूर्त चिंतन करना हो, समायोजन करना हो, समस्या समाधान करना हो, अनुकूलन करना हो, चिंतन करना हो, इन सब की योग्यता मानी जाती है। ये 4 विशेषताएं जरूर पढ़ के जाना, बाकी इग्नोर कर सकते हैं। तो वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम है, पढ़ लिया। अधिकतम विकास, मध्य किशोर अवस्था, सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं का योग है जिसमें अमूर्त चिंतन, अंतर्दृष्टि सब आ गया, मैंने अभी बोला है। क्या नहीं है बुद्धि? बुद्धि को नॉलेज नहीं कहेंगे, नॉलेज बुद्धि का पार्ट है, लेकिन बुद्धि को केवल ज्ञान कह दो, गलत है। बुद्धि प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा बुद्धि का पार्ट है, लेकिन बुद्धि को आपको बुद्धि ही प्रतिभा, गलत है। बुद्धि मेमोरी नहीं है, क्योंकि कम मेमोरी वालों में बुद्धि अच्छी हो सकती है। और बुद्धि स्किल नहीं है, स्किल सीखा जा सकता है, बुद्धि को सीखा नहीं जाता। वर्णन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ये रिट में आया हुआ प्रश्न है, तो ग्रेड थर्ड का पैटर्न लगभग वही रहता है, तो देख लेना। वर्णन ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहली जननिक योग्यता, जेनेटिक, यानी जो वंशानुक्रम आधारित बुद्धि है उसको इसने जननिक योग्यता कहा, किसने? वर्णन ने। ठीक है, इसको ए टाइप, जेनोटाइप ये बोलते हैं। दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में योग्यता, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होती है, याद रखना। इसको फिनोटाइप बुद्धि बोल सकते हैं जी। ये और तीसरी होती है प्रेक्षण प्राप्तांक बुद्धि, इसको हेब ने सी कहा था, इसको हेब ने बी कहा था। ये याद रखना। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप का मतलब होता है जो केवल वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। फिर है बुद्धि के प्रकार। देखो, बुद्धि के प्रकार 3 लोगों ने बताए। कितने लोगों ने बताए? 2 लोगों ने बताए। किस किसने? थॉर्नडाइक और गेरिट ने। गेरिट का आजकल कहीं उल्लेख नहीं आता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार सबसे पहले बताए थे 1920 में, और 3 प्रकार बताए, तो इनका अर्थ पता होना चाहिए। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, और सामाजिक बुद्धि। तीनों को समझ लो, कुछ नहीं है। मूर्त को गामक यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, जिस बुद्धि का संबंध मशीन से, जिस बुद्धि का संबंध हस्त कौशल से, जिसका संबंध कारीगरी से, इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर से, यानी मशीन से रिलेवेंट जो बुद्धि है वही यांत्रिक, वही व्यवहारिक, वही गामक बुद्धि है। तो हस्तकला, मशीन, ये जो यांत्रिक कार्य आ जाएंगे वो
ये आ जाएगा, जो कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, बिजनेसमैन इनमें पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि में याद रखना, जिसका संबंध शब्दों से, ठीक है, जिसका संबंध शाब्दिक ज्ञान से, जिसका संबंध पठन से, जिसका संबंध अमूर्त चिंतन से, ठीक है, जिसका संबंध प्रतीकों से, सिंबॉलिक से, वो अमूर्त बुद्धि होती है। जितने भी लोग होते हैं, एक वकील है तो भाषा बुद्धि है, तो वकील इसमें आ गया, ठीक है। आपके जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आ गए, दार्शनिक इसके अंतर्गत आ गए, जितने भी वास्तुकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनका संबंध प्रतीकों से होता है। तो इसमें शब्द, संकेत, प्रतिमा और सूत्र से इसका संबंध होता है, वह अमूर्त होती है। और सामाजिक बुद्धि का मतलब है जो सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप का गुण बहुत अच्छा होता है, नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं में स्पेशली पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। प्रकार के बाद बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है मनोगतिक सिद्धांत। मनोगतिक, इनको कारक के सिद्धांत भी बोलते हैं, जो कोई एक कारक, कोई दो कारक, कोई तीन कारक, कोई चार कारक, वो सब इसमें आ जाते हैं। दूसरा है सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। ये मानसिक सिद्धांत है, यानी जो बुद्धि को मानसिक योग्यताओं का समूह मानते हैं, वो सिद्धांत इसमें आएंगे। तो इसमें टोटल एक या दो सिद्धांत आपको पढ़ना है, स्पेशली स्टर्नबर्ग और जीन पियाजे। जीन पियाजे हमने अधिगम में पढ़ ही लिया, तो स्टर्नबर्ग पढ़ के जाना है। और इसमें कारक में लगभग 6 से 7 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। यदि क्रेश कोर्स के अकॉर्डिंग बात करें, ये भी मैंने सब कुछ करवा रखा है, लेकिन अपन लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, तो अपने को वो चीजें पढ़नी है जहां से प्रश्न आता है। तो हल्का सा याद रखना, इसमें कारक आते हैं और इसमें मानसिक सिद्धांत आता है। कारक सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अल्फ्रेड बिने ने दिया था, टर्मन स्टर्न सहयोगी थे। ये कहता है बुद्धि में कोई कारक नहीं होते, अखंड इकाई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। देखो तो लास्ट नाम और प्रतिपादक। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेयरमैन ने दिया है, ठीक है, 1904 में दिया था। दो कारक बताएं, जी और एस। अर्थ समझ लो जी और एस का। जी का मतलब होती है जन्मजात बुद्धि। आप जो भी मानसिक क्रियाएं करते हो, गणितीय कार्य करते हो, समायोजन स्थापित करते हो, चिंतन करते हो, सब आपकी जी बुद्धि होती है। जिस व्यक्ति में जितनी जी होगी वो उतना ही लाइफ में सफल होगा, स्पेयरमैन मानते हैं, मतलब जी को इंपॉर्टेंट माना है। एस का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कला अच्छी करते हो, संगीत अच्छा करते हो, गाना अच्छा गाते हो, अभिनय अच्छा करते हो, तो एस बुद्धि होती है। इसने कहा कि बुद्धि के दो कारक हैं, जी और एस, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? जी। इसलिए इसको जी कारक सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति में जी जितना होगा, व्यक्ति उतना ही सफल होगा। जी जन्मजात है, एस अर्जित है। जी को सीखा नहीं जा सकता, एस को सीखा जा सकता है। समझ, जी सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, एस केवल पर्टिकुलर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। तो ये थोड़ा सा देख के जाना। एबिलिटी ऑफ मैन की किताब थी, 1927 में इसका विस्तार किया था, 4 में दिया था। जी और एस, सामान्य बुद्धि जन्मजात, ये विशिष्ट अर्जित। जी स्थिर बुद्धि है, एस परिवर्तनशील है, मतलब वक्त के साथ बदल जाती है। जी सर्वव्यापी है, सभी क्षेत्रों में सफलता, एस केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में। जी को स्पेयरमैन ने मानसिक ऊर्जा कहा था। ये प्रश्न आया हुआ है कि मानसिक ऊर्जा किसको कहा था? जी को, क्योंकि मानसिक योग्यताएं सब किस में आती हैं? जी में। तो ये देख लेना। फिर 1911 में स्पेयरमैन ने इसमें तीसरा खंड जोड़ दिया था, जिसका नाम था सामूहिक खंड। पिछली बार पीटीआई या दिनेश सेवा चयन बोर्ड में प्रश्न आया था। सामूहिक खंड में क्या होता है? जी से कम योग्यताएं और एस से अधिक योग्यताएं जो होती हैं, वो सामूहिक खंड में होती हैं। 1911 में जोड़ा था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, इस पे केवल नाम पे प्रश्न आया आज तक कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है 1920 में। यह कहता है बुद्धि में कोई जीएस कारक नहीं होते, बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना परमाणु मतलब टीले से की है, तो इसको परमाणु टीले का सिद्धांत भी बोलते हैं, बालू के टीले का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसका नाम और प्रतिपादक जरूर देख लेना। एक बुद्धि के इन्होंने 4 गुण बताए, उस पर प्रश्न पूछ सकता है। बाकी इसने 6 कारक भी बताए थे, लेकिन 6 कारक पे आज तक किसी भी कॉम्पिटिशन में प्रश्न नहीं आया, तो इग्नोर कर दें। प्रतिपादक थॉर्नडाइक 1920, ये बुद्धि को स्वतंत्र और विशिष्ट मानसिक इकाइयों से युक्त मानता है, जी कारक को महत्वपूर्ण नहीं मानता। 6 कारक बताए थे, इसको आप छोड़ देना, मेरे अनुसार क्रेश कोर्स के हिसाब से नहीं पूछेगा। आंकिक, शाब्दिक, तार्किक, स्मृति, दिशा और भाषण, ये नहीं पूछेगा आपसे। आप ये याद रखना, बुद्धि के 4 गुण बताएं, समझ लो थोड़ा सा। स्तर, स्तर का मतलब होता है कठिनाई के लेवल पे, कि लेवल, समस्या का कठिनाई का लेवल क्या है। विस्तार, जब उस कठिनाई के लेवल पर अपन जितनी अनुक्रियाएं करते हैं, आप 4 करते हो, 5 करते हो, अनुक्रियाएं जो है विस्तार आती हैं। क्षेत्र का मतलब है जितनी अनुक्रियाएं की उनका योग जो होता है वो क्षेत्र कहलाता है, और गति किस स्पीड से किया। तो बुद्धि के 4 गुण बताए इन्होंने, स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। ये याद रखना है, आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। इसके नाम अन्य परमाणुवादी बालू के टीले का सिद्धांत असत्तात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी एक की सत्ता को नहीं मानता, तो ये नाम इससे आते नहीं है, बट फिर भी परमाणुवादी और बालू के टीले का सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत इग्नोर कर सकते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था। इसने कहा था कि स्नायु तंतुओं में जितनी मात्रा होगी उतनी बुद्धि ज्यादा होगी, छोड़ दें। समूह कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये थ्रस्टर ने दिया है 1938 में। किताब का नाम याद रखना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आया हुआ है, ठीक है।
मतलब अधिगम की बुद्धि की प्राथमिक शर्तें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें इन्होंने टोटल 13 समूह बताए थे, जिनमें से 7 प्रधान बताए थे। तो 7 जो समूह, उनके नाम याद रखना और हल्का सा अर्थ भी याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किताब का नाम इंपॉर्टेंट। 13 समूह में से कितने प्रधान? 7। 7 के नाम याद रखने। प्रश्न पूछेगा कौन सा समूह नहीं बताया, कौन समूह का मतलब क्या होता है। पहला समूह शब्द अर्थ योग्यता। शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है? आप कोई भी शब्द का अनुवाद कर सकते हो, समझ गए ना। कोई जो स्पेशली अनुवादक वगैरह में होती है। शब्द प्रवाह योग्यता, डब्ल्यू से मतलब, इसके अंतर्गत अपन धारा प्रवाह बोलते हैं, तो अपनी जो धारा प्रवाहित बोलना, स्पीच देना, वो इसमें आता है। स्थानिक योग्यता, स्थानिक का मतलब क्या है? प्रतिमा निर्माण, दृश्य प्रतिमा को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की योग्यता, जो वास्तुकार में पाई जाती है, जो पायलट में पाई जाती है। तो ये दृश्य प्रतिमा से रिलेवेंट करता है, और उनको बदलने की योग्यता, चित्रात्मक योग्यता इसमें आती है। आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल, गणितीय लोगों में। तार्किक योग्यता, इसको आगमन तार्किक भी बोला है, रीजनिंग। स्मृति योग्यता, याद करने की योग्यता। और प्रत्यक्षीकरण, समझो, इसका संबंध गति से भी है, और इसका संबंध स्पेशली चीजों को देखकर अनुमान लगाना कि ये चीज वास्तव में क्या है, परसेप्शन योग्यता होती है। तो इसको देख लेना, सातों तत्वों को। ये जी कारक को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, हेरेकल मॉडल, सिरिल बर्ट वर्मन ने दिया है, नाम जरूर याद रखना है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर किसको माना, ये हल्का सा देख लेना। ये कहता है सबसे ऊपर जी बुद्धि होती है, फिर होती है जी, सबसे ऊपर होगी जी, के नीचे इसने बताया वीडी और केएम। वीडी का मतलब होता है शाब्दिक और शैक्षिक योग्यता, वर्बल एजुकेशनल योग्यता। तो वीडी क्या है? वीडी का मतलब, वीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सिलबर्ट वर्मन ने। ये 2 नंबर पे रखा है इसने। वीडी का मतलब क्या होता है? शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं इसमें आती हैं। और केएम का मतलब है नॉलेजेबल मैकेनिकल, व्यवहारिक और यांत्रिक योग्यताएं इसमें आती है। तो दोनों साइड में इसने 2 रूप बताए। जी सबसे ऊपर होगा, फिर वीडी और केएम आएगा, और सबसे नीचे क्या रहेगा? एस। तो थोड़ा सा पदानुक्रम याद रखना, सबसे ऊपर क्या है, और वीडी केएम का कॉन्सेप्ट किसका था? सिलबर्ट और वर्मन का। बस इतना सा। फिर है धारा प्रवाह का सिद्धांत, जिसको जीएफ या जीसी का सिद्धांत बोलते हैं। ये भी आरपीसी में बहुत अभी सेकंड ग्रेड में खूब आया है, तो देख लेना हल्का सा। केटल और हॉर्न ने दिया था 1963 में। डेट वैसे नहीं पूछता है, छोड़ सकते हैं। इन्होंने 2 प्रकार बताए। जीएफ का मतलब होता है जनरल फ्लूइड यानी तरल बुद्धि, और जीसी का मतलब होता है जनरल क्रिस्टल यानी ठोस बुद्धि। वही जीएफ जो होती है वो जन्मजात बुद्धि यानी एस जी के समान होती है, और जो आपकी ये तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि होती है, वो एस के समान होती है, मतलब अर्जित होती है। ये जी को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है। जी को आप प्रशिक्षण से नहीं सीख सकते, ये जन्मजात है। और एस को आप प्रशिक्षण से सीख सकते हो। तो हल्का सा देख लेना। वंशानुक्रम आधारित बुद्धि जीएफ है, और जीसी क्या है? ये अर्जित बुद्धि है, विशिष्ट बुद्धि के समान होती है। ये इस पे स्पेशली आपका जो पूर्व अनुभव वगैरह है, प्रशिक्षण वगैरह है, इसका किस पे प्रभाव नहीं पड़ता, तो जीएफ पे नहीं पड़ता है। जीसी पे प्रशिक्षण, अनुभव, इनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ ये परिवर्तनशील होती है। तो ये याद रखना। प्रतिमान वर्ग घटक या प्रतिदर्श थ्योरी, इसको सैंपलिंग थ्योरी बोलते हैं। केवल नाम देख लेना, थॉमसन ने दिया था 1916 में। ये कहते हैं बुद्धि में सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है, तो नाम और प्रतिपादक। त्रिस्तर सिद्धांत, ये केरोल ने दिया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सामान्य विशिष्ट संकीर्ण छोड़ सकता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, गिलफोर्ड ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ के जाना। त्रिस्तर के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। 3 आयाम कौन कौन से बताएं, इनका अर्थ पता होना चाहिए, और कौन सी क्रियाएं किस में आती हैं। 3 आयाम बताएं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। संक्रिया का मतलब क्या है? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या आता है? जो मानसिक क्रियाएं अपन करेंगे, कोई भी समस्या आएगी तो मानसिक क्रियाएं इसमें आएंगी। तो आपसे पूछेगा संक्रिया में कौन शामिल है, तो आपको नाम याद रखने हैं। संक्रिया में संज्ञान, संज्ञान मतलब चीजों को जानना और समझना। स्मृति धारण, कोई भी चीज जैसे मेरे से आप पढ़ रहे हो, आपने इसको माइंड में सेव कर लिया। स्मृति अभिलेखन, कोड वर्ड में याद कर लेना। अपसारी चिंतन, एक ही दिशा में सोचना, एक ही तरीके से सोचना। जैसे मैंने कहा, इस बालक की बुद्धि लब्धि 12 वर्ष, वास्तविक 10 वर्ष, बुद्धि लब्धि याद करो। यह अभिसारी चिंतन हो गया। अपसारी क्या होता है? अपसारी 4 नंबर वाला क्या होता है? जब अलग अलग दिशा में सोचते हैं, जो क्रिएटिव बच्चों में पाया जाता है। ऐसा ना होता तो क्या होता? तो अपसारी डाइवर्जेंट होता है, अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। तो ये भी इसी में आता है। और लास्ट में मूल्यांकन यानी डिसीजन लेना। तो आपको इनके नाम याद रखने से समझ में कुछ नहीं आया। ये 6 नाम किस में आते हैं? मानसिक क्रियाएं, ऑपरेशन में। विषय वस्तु, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पादन। विषय वस्तु में सूचनाएं आएंगी, जिन सूचनाओं पे अपन मानसिक क्रियाएं करेंगे। वो सूचनाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो 5 प्रकार की होती हैं। दृष्टि यानी अपन देखने वाली, ऑडियो मतलब सुनने वाली, सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक रूप से हो सकती है, व्यवहारिक या शाब्दिक रूप से हो सकती है, आकारात्मक रूप से हो सकती है। तो ये
सूचनाओं के प्रकार नाम याद रखने हैं। और तीसरा बिंदु है उत्पादन या परिणाम। जब आप मानसिक क्रियाओं को इन सूचनाओं पे अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएंगे, तो रिजल्ट के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है इकाई, यूनिट के रूप में हो सकता है, वर्ग के रूप में हो सकता है, संबंध के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, विधि के रूप में, रूपांतरण या निहितार्थ। तो इनके नाम याद करके जाना है बेटा जी। आपको ये पूछेगा केवल कि 3 आयाम कौन से हैं, कौन से आयाम में कौन सी क्रिया होती है, बाकी ज्यादा समझना कुछ नहीं है इसमें, टाइम खराब करना है। जो चीज मैंने बता दी उनको देख लेना। इस सिद्धांत में प्रारंभ में कारक 120 थे, बाद में कारक 150 हो गए, वर्तमान में कितने कारक हैं आपको बताने हैं 180, क्योंकि 6 गुणा 5 गुणा 6, तो याद रखना। बहुबुद्धि बहुआयामीय विविध बुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर है। कौन है इसके प्रतिपादक, हार्वर्ड गार्डनर। कब दिया इन्होंने, 1983 में कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था, 1983 में कॉन्सेप्ट दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकी बुक का नाम भी याद रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने बुद्धि की शुरुआत में 7 प्रकार बताए थे, 83 में, 88 में 8वां जोड़ा और 2000 में 9वां जोड़ा। लेकिन लगभग प्रश्न 7 या 8 पे आते हैं, तो 7 8 याद रहने चाहिए आपको। यह सिद्धांत बुद्धि में जी कारक को नहीं स्वीकार करता, ये कहता है प्रत्येक कारक का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह सिद्धांत न्यूरोसाइकोलॉजी या मनोगतिक सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कार्य के सिद्धांत पर आधारित है, और मस्तिष्क को इंपॉर्टेंट मानता है। इसके जो प्रकार हैं वो 9 के 9 याद रखने हैं, और किसका क्या मतलब होता है भी देख लेना। पहली भाषात्मक बुद्धि है। भाषात्मक मतलब बोलने से है, लिखने से है। तो ये किन में पाई जाती है, लेखक है, साहित्यकार है, उन सब में बुद्धि पाई जाती है। अनुवादक है, कवि, लेखक, व्याख्याता, इन सब में गीतकार। तार्किक और गणितीय बुद्धि, इसमें आगमन चिंतन है, मूड चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता होती है। तो साइंटिस्ट है, ठीक है, आपका गणितज्ञ है, इकोनॉमिस्ट है, लेखा अकाउंटेंट है, उन सब में पाई जाती है। संगीत, लय, तान, गान, गायकार है, वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं सब, तो ये नाम याद रखना। स्थानिक मतलब स्पाइटियल, मानसिक प्रतिबिंब बनाना, कल्पना करना, ठीक है, उसको नया डिजाइन दे देना, सांकेतिक चीजें करना। तो इसमें वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब इसमें आ जाएंगे। शारीरिक गति, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जितने भी खिलाड़ी, डांसर, ये सब इसमें आते हैं। अंत व्यक्ति या व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, जब अपने स्वयं के विचारों को जानने की योग्यता रखते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, तो इसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल। तो इसमें योगी आध्यात्मिक नेता आ जाएंगे। अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल, जब हम दूसरों को जानते हैं, मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर है, नेता है, टीचर है, इसमें सब आ जाता है। और प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति के प्रति संवेदनशील, मौसम विज्ञानी, शिकारी, वनस्पति विज्ञानी, किसान, ये सब इसमें आ जाते हैं। और अस्तित्ववादी, इसको छोड़ देना, जो जीवन के रहस्यों की खोज करने में इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें रहस्य तत्व विज्ञानी आते हैं। तो ये 9 के 9 प्रकार देखना। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, जो मानसिक सिद्धांत है, उनमें कौन आएंगे, पियाजे हमने पढ़ लिया। बुद्धि का पास मॉडल एक, तो ये देख के जाना। पास मॉडल किस में आता है, सूचना प्रक्रियाकरण में आता है। किसने दिया था, जेपी दास ने, और सहयोगी थे नागलिरी और किर्बी। तो जेपी दास, नागलिरी और किर्बी, ये तीनों किसके प्रतिपादक हैं, पास मॉडल के। पास मॉडल के 4 कारक क्या होते हैं, पी का मतलब प्लानिंग है, ए का मतलब अटेंशन है, एस का मतलब सिमुल्टेनियस है, ए का एस का मतलब सक्सेसिव है। तो 4 कारक याद रखना, प्लानिंग योजना बनाना, अटेंशन ध्यान देना, एस सिमुल्टेनियस सहकालिक, एस सिक्वेंशियल अनुक्रमिक, ये 4 तत्व इसमें माने जाता है। फिर है त्रितंत्र सिद्धांत या सूचना संसाधन सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी, ये स्टर्नबर्ग ने दिया था, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं, इसको भी हल्का सा रिवाइज करके जाना। पहला प्रश्न यही पूछेगा, त्रितंत्र के प्रतिपादक कौन है, सूचना संसाधन सिद्धांत किसे कहा जाता है, ठीक है। त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम याद रखना, स्टर्नबर्ग ने दिया था 1985 में। किताब का नाम बियॉन्ड आईक्यू था। अब इन्होंने 3 तंत्र बताए, वो क्या है और घटक क्या बताए, पूरा पढ़ के जाना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताब नहीं पूछेगा। इन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के 3 घटक बताए, पहले तो इनको समझो। मेटा घटक, मेटा घटक का मतलब क्या होता है, इसमें आपसे पूछेगा, आरपीएससी में तो बहुत लेवल के पेपर आते हैं, तो ये पूछता है मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा घटक में क्या आता है, प्लानिंग करना, रेगुलेटिंग करना, नियमन करना, समस्याओं का समाधान करना, ये मानसिक क्रियाएं किस में आती हैं, मेटा घटक में। तो प्लानिंग करना, रेगुलेट करना, समस्या समाधान करना, ये मेटा घटक के पार्ट है, याद रख के जाना है। निष्पादन का मतलब जो रियल में अपने परिणाम के रूप में आएंगी, समस्या के वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी जो भी क्रियाएं, मूर्त संबंधी क्रियाएं, वो सब इसमें की जाएंगी। और ज्ञान संग्रहण घटक में क्या आता है, जब चीजों को अपन सेव करते हैं, तो स्मृति रिलेवेंट चीजें इसमें आएंगे। तो एक तो ये तीनों घटकों के नाम, और स्पेशली मेटा घटक में क्या होता है।
स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, इनको भी नाम याद रख के जाना और अर्थ याद होना चाहिए। विश्लेषण मतलब एनालिटिकल बुद्धि। विश्लेषण बुद्धि क्या होती है? जो समस्या आपके सामने आती है तो समस्या को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, इसको विश्लेषण बुद्धि कहा। तो अर्थ और नाम टुकड़ों में बांटने का काम विश्लेषण बुद्धि है। दूसरा है अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। जब पूर्व अनुभव के आधार पर कोई भी समस्या का नया समाधान देते हो तो इसको अनुभव बुद्धि बोला है, सृजनात्मक बुद्धि बोला है। और व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भ बुद्धि, दैनिक जीवन में कोई भी समस्या का समाधान जब तुम वातावरण की सहायता से करते हो, इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बोला है। तो इन तीनों के नाम और जो अर्थ मैंने बोले हैं वो याद रखना। बुद्धि का मापन, मापन के ऊपर कुछ बेसिक प्रश्न जरूर देखना, जो मैं काम काम के बता रहा हूं वो देख लेना आपस, ठीक है। मानसिक माप का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गाल्टन ने किया, बुद्धि परीक्षण का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मापन का जन्मदाता या बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड बी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1905 में पहली बार बुद्धि परीक्षण बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने किया, नहीं पूछेगा। मानसिक आयु का विचार, मेंटल एज, ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1908 में। मानसिक आयु का मतलब तुम किस आयु के लेवल की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में, केवल MA/CA दिया था। और बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र या बुद्धि लब्धि के सूत्र को विकसित करने वाले टर्मन थे, तो सर्वप्रथम दिया अवधारणा तब तो स्टर्न करना, और वर्तमान विकसित करने वाला पूछे तो क्या करना है? टर्मन, जो वर्तमान सूत्र है MA/CA × 100, ठीक है। एक ये टेबल याद कर लेना पूरी की पूरी। टेबल में देखो पूरा याद नहीं हो तो इंपॉर्टेंट याद कर लेना। 140 प्लस तो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, 130 प्लस भी प्रतिभाशाली में आते हैं, ठीक है। 120 से 139 वेरी सुपीरियर बोलते हैं। इन जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशत या तो प्रतिभाशाली का होता है या मंद बुद्धि का होता है। सबसे अधिक प्रतिशत होता है सामान्य बुद्धि का। तो हल्का सा ही सामान्य बुद्धि वाला और मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली वाला याद रखना। बाकी तो आप टाइम होता तो सब याद कर सकते। 110 से 119 को श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि बोलते हैं, सुपीरियर। 90 से 109 औसती याद रखना। जनसंख्या में सबसे अधिक परसेंटेज होता है, 50% पाया जाता है। 80 से 89 ये मंद बुद्धि स्टार्ट हो जाते हैं। इसको वैसे टर्मन ने मंद बुद्धि कहा, वैसे पिछड़ा बुद्धि होते हैं। 70 से 79 को सीमांत फीबल बुद्धि बोलते हैं। 50 से 69 मंद या अल्प बुद्धि बोलते हैं। ये सब मंद बुद्धि का पूरा जनसंख्या में परसेंटेज 2.70 होता है, नीचे वाले सब 70 से नीचे वाले, ठीक है। 20 से 25 से 49 मूर्ख या हीन इम्बेसियल, और 20 से कम इडियट बुद्धि होते हैं। तो ये टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा, एक बालक की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, वो किस श्रेणी का बालक होगा, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। हल्का सा देख लेना। मंदबुद्धि बालक में औसत मंदबुद्धि बालक होता है वो 35-40 से 50-55 होता है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार पूछे तो आपको दो ही बताने हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत के फिर दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक के भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। अब यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक है, कौन सा सामूहिक अशाब्दिक है। तो इसमें जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इनके नाम देख जाना, नाम और प्रतिपादक। जो मैं बता रहा हूं उतना देख लेना। पहला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के, आपको दो ही बताने हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत के कितने प्रकार हैं? वर्बल, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी यदि अमूर्त बुद्धि का मापन करना है तो अपन शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग करेंगे। दूसरा अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। अशाब्दिक और क्रियात्मक में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो अनपढ़ हैं, गूंगे बहरे हैं, छोटे बालक हैं या अलग अलग देश में रहने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि के मापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्रियात्मक में तो क्या होता है, चीज ओरिजिनल रूप में होती है, और अशाब्दिक में क्या होती है, चित्त रूप में होती है। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। तो कई टेस्टों में आपके आगे लिखा होगा क्रियात्मक परीक्षण कौन सा है, तो वहां आपको याद रखना ये क्रियात्मक है। अशाब्दिक का मतलब उसमें चित्त रूप में होती है। तो क्रियात्मक अशाब्दिक में मामूली डिफरेंस है। शाब्दिक परीक्षण अशाब्दिक मैंने बता दिया किसका प्रयोग किसके लिए। क्रियात्मक परीक्षण का प्रयोग सेगुइन ने किया था, इसमें चीजें वास्तविक होती हैं। अब इनमें याद रखना, आपको जो मेन टेस्ट है वो याद कर लेना। पहला टेस्ट है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कौन कौन से हैं। इसमें स्पेशली आपको दो टेस्ट पढ़ के जाने हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला है बिने साइमन परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक में आएगा, नाम पूछेगा, ये टेस्ट कौन से प्रकार का है, किसने बनाया, कितने एज ग्रुप के लिए, तीन चीजें पूछेगा। पहला बुद्धि परीक्षण, पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है इसको। प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने, साइमन सहयोगी थे। अल्फ्रेड बिने याद रखना, साइमन कभी नहीं आएगा। 1908-11 में संशोधन हुए, कभी नहीं पूछेगा। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए याद रखना है। और इसमें शुरुआत में 30 क्वेश्चन थे, वर्तमान में 58 क्वेश्चन है। मतलब हर एज के लिए अलग अलग प्रश्न होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप उन प्रश्नों का जवाब दे देते हो तो आपकी मानसिक आयु उतनी मान ली जाती है। हर एज का अलग अलग प्रश्न है, ठीक है। ये याद रखना, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए स्टैनफोर्ड, इसने अल्फ्रेड बिने ने बनाया था, 1905 में बनाया था। ये पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, इतना याद रख लेना।
दूसरा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये टर्मन ने बनाया 1916 में। ये अल्फ्रेड बिने में संशोधन करके बनाया गया। ठीक है, ये वर्त पहले शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के लिए था, आज 2 से 90 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है, और इसमें 90 प्रश्न होते हैं, बस ये याद रखना, 2 से 14, 2 से 90, वर्तमान में इसमें 90 प्रश्न है। आवर्ती परीक्षण ये छोड़ देना है, नहीं पूछेगा आपसे। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण CH राइस ने बनाया था उर्दू भाषा में, लाहौर के FG कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ठीक है, ये 5 से 16 के लिए था, तो इतना याद रख लेना, पहला भारत में व्यक्तिगत शाब्दिक CH राइस। फिर व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, मतलब इंडिविजुअल में, व्यक्तिगत समझ में आ गया ना, एक ही बच्चे का एक बार ही मापन होगा, सामूहिक का मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चों का मापन होता है। व्यक्तिगत अशाब्दिक में पहला टेस्ट है भूल भुलैया परीक्षण, देखो तो मर्जी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। SD पोर्टियस ने बनाया था और 3 से 14 वर्ष के लिए होता है। इसमें भूल भुलैया में से रास्ता खोजना होता है, हर एज के लिए अलग अलग भूल भुलैया होती है। ये इंपॉर्टेंट है। कोहे ब्लॉक क्रियात्मक परीक्षण, ये पूछा गया, क्रियात्मक मतलब इसमें चीज ओरिजिनल होगी। किसने बनाया? SC कोह ने 1923 में। इसमें लकड़ी के 16 ब्लॉक्स होते हैं, उनसे आपको डिजाइन बना के दिखानी होती है। पास एलोग परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक है, अलेक्जेंडर पास 1932। इसमें 7 से 18 वर्ष, ऊपर वाला की एज ग्रुप नहीं है इसका, 7 से 18, बट नहीं पूछेगा, नोट डिजाइन बनानी पड़ती है 13 ब्लॉक्स की सहायता से। घन रचना क्रियात्मक परीक्षण, ये भी देख के जाना, ये गान ने बनाया था, 26 घन होते हैं इसमें, घन से एक डिजाइन बनानी पड़ती है। ड्राई मैन परीक्षण गुड एनएफ ने बनाया था, छोड़ सकते हैं बट नाम नाम देखो, देख लेना कौन से में आता है। पेंटर पीटरसन क्रियात्मक परीक्षण DSSB PRT में आया हुआ है कि ये परीक्षण कौन सा है, तो क्रियात्मक है, 1917 में बनाया था 4 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए पेंटर पीटरसन ने। अब ये मिनीसोटा और मेरिल पाल्मर, ये आप छोड़ देना, क्रेश कोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ना। भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण चंद्र मोहन भाटिया ने बनाया था, ये आया हुआ प्रश्न देख लेना, 1955 में बनाया था, और ये 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं, पूरा पढ़ के जाना। चंद्र मोहन भाटिया परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण है, 17 नहीं, 11 से 16 वर्ष के लिए आया हुआ प्रश्न है, और इसको निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण बोलते हैं। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके 5 भाग होते हैं, कोहे ब्लॉक परीक्षण, पास ब्लॉक, स्मृति, चित्र निर्माण और पैटर्न। ये नाम देखना, यदि याद हो सके तो कर लेना, याद नहीं हो तो छोड़ देना। फिर आते हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षाएं। सामूहिक परीक्षाओं की शुरुआत अमेरिका में हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने उनकी पनडुब्बियों को डुबो दिया था और अचानक से उनको सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी। तो सामूहिक शाब्दिक और अशाब्दिक गिनती के 4 या 5 टेस्ट याद करके जाने। सामूहिक शाब्दिक में एक टेस्ट याद कर जाना, आर्मी अल्फा परीक्षण, ये ऑर्थर ओटिस ने बनाया था, ये सामूहिक शाब्दिक में आता है, पढ़े लिखे सैनिकों का चुनाव करने के लिए बनाया। तो नाम याद कर लेना, और प्रतिपादक ऑर्थर ओटिस, सहयोगी रॉबर्ट यर्किस थे, ये ऑर्थर ओटिस याद रखना। सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण ये अमेरिका की सैनिक प्रेस ने बनाया था, बट छोड़ सकते हो। भारत में पहला सामूहिक शाब्दिक परीक्षण जे मेनरी ने बनाया, 60 में MC जोशी ने बनाया, लेकिन ये सेकंड ग्रेड में तो आ जाते हैं, आपके तो इतना लेवल नहीं आता है। MC जोशी ने सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया था 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए, और एक SS जुलोटा ने बनाया था 1963 में 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 100 प्रश्नों का साधारण मानसिक योग्यता। ये भारत में सामूहिक शाब्दिक बने थे। आप तो आर्मी अल्फा याद रखना, इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ सकते हो। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण कौन से हैं? इसमें आर्मी बीटा इंपॉर्टेंट है, वही सेम व्यक्ति ने बनाया है, वो 17 में बना था, 1919 में बना, सेम चीज है। अनपढ़ सैनिकों का चुनाव। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण ये अमेरिका की सैनिक परिषद ने बनाया, नाम देखो तो बढ़िया, वरना छोड़ सकते हो। संस्कृति मुक्त परीक्षण इंपॉर्टेंट है, कल्चर फ्री टेस्ट, ये केटल ने बनाया था, 3 लेवल होते हैं, 4 से 8, 8 से 12 और उच्च स्तर के बच्चों के लिए। ये जी कारक का मापन करता, तो नाम याद रखना है। सामूहिक अशाब्दिक में आता है, किसने बनाया? केटल ने। 3 स्तर हैं, 4 से 8, 8 से 12 और उच्च स्तर। ये जी कारक का मापन करता। एक ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया। किस में आता है? ये सामूहिक अशाब्दिक में भी आता है, और सामूहिक शाब्दिक में भी इसको कई माना गया, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के टेस्ट हैं, बट सामूहिक अशाब्दिक मुख्य है। जेसी रेवन ने बनाया था, इसमें जी कारक का मापन करता है, रंगीन सांचों का प्रयोग किया जाता है, रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नाम और प्रतिपादक और किस कैटेगरी में आता है, इतना जरूर पढ़ के जाना। फिर आता है मिश्रित बुद्धि परीक्षण। मिश्रित का मतलब है जो शाब्दिक भी है, अशाब्दिक भी है, व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है। ये एकमात्र टेस्ट बना था, डेविड वेक्सलर ने बनाया था, 1939 में बनाया था, फिर संशोधन हो गया 44 और 55 में, तो 1939 में बनाया था। मिश्रित बुद्धि परीक्षण, ये भी आया नहीं है, बट फिर भी देख लेना, 5 से 15 और 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें 7 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक परीक्षण थे, इसको WAIS टेस्ट कहा जाता है। वर्तमान में इसमें 6 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक टेस्ट है।
भारत में पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण पीएन मेहरोत्रा ने बनाया था 1975 में। ये कोई टाइम 2013 थर्ड ग्रेड में आया था प्रश्न, आजकल तो ये लेवल ही नहीं आ रहा जो 13 थर्ड ग्रेड में आया था। ये 11 से 17 वर्ष की लड़कियों के लिए और 7 से 12 वर्ष के लड़कों के लिए। एक ये भी देख के जाना, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ईए बट्टा सीए गुणा सू। ईए का मतलब होता है एजुकेशनल एज कितनी है, मतलब 6 साल, पहली क्लास में हो गए तो एजुकेशनल एज होगी 6 साल। सीए मतलब वास्तविक आयु कितनी है, ठीक है। तो वो आपको जो भी आपकी रियल एज है, आपने पहली क्लास में लिया तो एजुकेशनल एज तो होगी 6 साल, वैसे आपकी 8 साल है तो 8 साल आ गई गुणा 100। ऐसे ही उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ईए बट्टा एम ए गुणा 100। यानी ई एजुकेशनल एज एम ए मेंटल एज गुणा 100, ये उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। एक ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में आया था, बेशल वर्ष और टर्मिनल वर्ष का संबंध किससे होता है। तो बेशल वर्ष का मतलब होता है कोई बच्चा यदि 5 साल का है, यदि वो 10 साल के प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसका बेशल वर्ष हो गया 10 वर्ष। मतलब जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को आप हल कर लेते हो बेशल वर्ष कहलाता है। और टर्मिनल वर्ष का मतलब होता है जिस आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाते हो टर्मिनल होता है। जैसे 10 साल का बच्चा वो 15 साल के प्रश्नों को हल करता है तो वो 16 को नहीं हल कर पाएगा तो 16 उसका टर्मिनल हो गया। आप इतना याद करके जाएं, बेशल और टर्मिनल वर्ष का संबंध बुद्धि लब्धि से होता है, बाकी नहीं देखना। ये आपका इंटेलिजेंस टॉपिक है, काम की चीजें हैं जो बताया है मैंने। बुद्धि के प्रकार, वेक्सलर की डेफिनेशन जरूर देख लें, ठीक है। रोस, बंकीघम और टर्मन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। प्रकार मूर्त, अमूर्त, सामाजिक देख सकते हैं। विशेषताओं में 4 विशेषताएं। सिद्धांत जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनके नाम और प्रतिपादक, और टेस्टों में जो मैंने बताया कि ये आया हुआ है वो जरूर देख लें। थैंक यू।